बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई प्रोग्राम। आज के अखबार में खुश आमदीद करता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर सत्ती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे नैब की तकर्री कि नैब का चेयरमैन की जो सिलेक्शन होनी है उसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे वो किस बुनियाद पर सिलेक्शन होती है और मौजूदा दौर में मौजूदा हुकूमत के क्या ख़दशात हैं नैब की तकर्री के ऊपर। नैब की तकर्री के ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने उसूली तौर पर यह फ़ैसला किया है नैब के चेयरमैन के तकर्रुर के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म इमरान खान कोई मुशावरत नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे कि नैब की तकर्री के लिए किन किन बातों का होना लाजमी है, ऑर्डिनेंस में क्या लिखा होगा, क्या कानून है, क्या ज़ाब्ते हैं जिनके ऊपर नैब की जो चेयरमैन होता है उसकी सिलेक्शन की जाती है। और फवाद चौधरी साहब ने यह बयान क्यों दिया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम जो हमारी पार्टी है, जो हमारी हुकूमती पार्टी है और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ से मुशावरत नहीं करेंगे नैब के तकर्री के मामले में। जो नैब का चेयरमैन होता है उसके लिए जो हमारा ऑर्डिनेंस है वो कुछ इस तरह से है। उसमें ये लिखा हुआ है कि नैब का एक चेयरमैन होगा जिसको सदर मुकर्रर करेंगे और इसके लिए कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ मुशावरत होना ज़रूरी है। तो मतलब जो नायब का तकर्रुर, जो नायब का चेयरमैन जिसकी सिलेक्शन होगी है उसको कायदे ऐवान जो वज़ीर आज़म होंगे वो, जो ऐवान के जो कायद होंगे वो और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो अपोजिशन के लीडर होंगे वो मिलकर मुशावरत करेंगे और उस मुशावरत के बाद जो मुल्क के सदर होंगे, दौरे हाज़िर के जो उस वक्त के सदर होंगे वो उसकी तकर्री का ऐलान करेंगे। ये उसका तरीक़ाकार है, ये ऑर्डिनेंस में लिखा होगा। नैब ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ मुशावरत का पाबंद है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है वो पाबंद है वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत का। दोनों एक दूसरे के पाबंद हैं दोनों की। अब मौजूदा पार्टी एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। मौजूदा दौर में जो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी का जो PTI है और जो मुस्लिम लीग नून है, इन दोनों के आपस में एक जंग है, सियासी जंग है। उसकी बुनियाद के ऊपर ये दोनों इस मामले के ऊपर मुशावरत ही नहीं करना चाह रहे। नैब का जो दुरानिया होता है ये 4 साल का होता है और इस 4 साल में नैब जो है, नैब का जो चेयरमैन होता है वो 4 साल तक ही रहेगा, उसकी तोसी नहीं होगी। ये भी उस ऑर्डिनेंस में लिखा होगा कि वो उसकी जो मुद्दत होगी उसमें तोसी नहीं होगी। जो मौजूदा हुकूमत है उसमें तोसी नहीं होगी, वो नहीं करेगी उसकी जो मुद्दत मुलाजमत हैं वो 4 साल ही है और 4 साल के बाद एक नया नैब का चेयरमैन और नया नैब का जो चेयरमैन होगा उसकी तकर्री की जाएगी, वो भी ऑर्डिनेंस के तहत ही। यहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने ये बयान क्यों कहा वो आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब ने बयान इसलिए दिया कि उनके मुताबिक जो नैब के जो केसेस हैं वो शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ नैब के केसेस के अंडर हैं और वो उनकी तफ्तीश अभी जारी है, जिस वजह से वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मुल्ज़िम है, नैब के मुल्ज़िम हैं और मुल्ज़िम के साथ हम मुशावरत नहीं करेंगे। जो हमारा कानून होगा उस कानून में जो शक है, जो ये ऑर्डिनेंस है कि वज़ीर आज़म है जो उसके साथ मुशावरत करेंगे, हम नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो नैब के मुल्ज़िम हैं और नैब के उनके ऊपर जो है केसेस खुले हुए हैं और हम कोई दूसरा रास्ता जो बाकी जो नैब के जो ऑर्डिनेंस के दूसरे जो शकें हैं, जो दूसरे जो ऑर्डिनेंस हैं उसके ऊपर जो देखकर हम नैब की तकर्री का फ़ैसला करेंगे। ये कहना था फवाद चौधरी साहब का। यहाँ पर आपको बताएं कि जो नैब का जो चेयरमैन होगा उसकी जो मुद्दत मुलाजमत या उसकी अलहदगी का जो कानून है वो वैसे ही होगा जैसे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। उसने वो अपनी मुद्दत या उसमें जो उसकी अलहदगी होगी उसकी अलहदगी का प्रोसेस उसी तरीके से होगा जैसे एक जज का होता है, जो जज सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वही। अब यहाँ पर करेंगे अगले महीने नैब का जो चेयरमैन है, जो मौजूदा चेयरमैन है उसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और अब जो मौजूदा दौर के मुताबिक अगर हुकूमत का जो ताल्लुकात हैं नैब के साथ वो ठीक चल रहे हैं, वो खुशगवार ताल्लुकात हैं और हुकूमत जो है ना वो नैब के साथ साथ काम लेकर चल रही है अपने मामलात को। अब अगर उसको मुद्दत को तोसी तो कर नहीं सकती, अगर तोसी करेगी तो वो कानून और आइन के ख़िलाफ़ होगा। अब उस आइन को तोसी करने के लिए उसे एक बिल पास करना पड़ेगा, उसको एक नया आइन बनाना पड़ेगा, आइन में जो तरमीम करनी पड़ेगी उस तरमीम का प्रोसेस होगा वो मौजूदा हुकूमत करेगी, तब भी जाके वो इसमें मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकती है। लेकिन आइन में ये चीज़ साफ़ लिखी हुई है कि 4 साल के बाद वो मज़ीद अपनी तोसी नहीं कर सकता। अब अगर हुकूमत का ताल्लुकात ठीक हैं नैब के साथ तो हुकूमत चाहती थी नैब का जो चेयरमैन है जो मज़ीद हमारे साथ चले और मज़ीद
इसकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करें हम, उसका एक प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस ये होगा कि वो जो कानून में तरमीम पेश होगी, तरमीम के थ्रू फिर नया ये चीज़ ऐड होगी कि अगर कायदे इख्तिलाफ़ के ऊपर अगर केसेस होंगे, ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर उस पर कायदे इख्तिलाफ़ के ऊपर जो चीज़ें हैं, मतलब जो केसेस होंगे उसके तहत हम मुशावरत नहीं करेंगे या इसका काम ठीक है, जैसे भी जो मामलात होंगे वो अपने करके उन्होंने ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि वो बिल एज़ अ बिल जो मंजूर होगा, उस बिल के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होगी, तब जाकर वो बिल मंजूर होगा। बिल मंजूर के बाद सदर के जो साइन होंगे, सदर के बाद कौमी असम्बली से वो जब बिल मंजूर होगा तब जाके उसकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो सकती है। चेयरमैन की तोसी के लिए तरीक़ाकार ये है, और हुकूमत ये तरीक़ाकार कर भी सकती है और करेगी भी, और वो एक ही तरीक़ाकार है। उसमें यह है कि जो बिल होगा वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, फिर सदारती ऑर्डिनेंस के तहत उसमें तरमीम होगी और फिर कौमी असम्बली ही उसको बिल को मंजूर करेगी, और इस तरह उस चेयरमैन की तोसी हो सकती है। फिर इसके ऊपर ये हो सकता है कि अगर बिल पास हो गया, बिल मंजूर हो गया, तो फिर अपोजिशन पार्टी का कोई भी नुमाइंदा चैलेंज भी कर सकता है और इसके केस भी कर सकता है कि उन्होंने ये बिल पेश किया, ऐसे किया, और ये फिर उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ये केसेस हो सकते हैं कि उन्होंने आइन के तोसी की, तरमीम की और अपने ख्वाहिश के मुताबिक आइन को साथ लेकर चले हैं। यहाँ पर ये मेंशन करना लाजमी है कि मुशावरत के साथ क्यों मुशावरत के बगैर क्यों नहीं, क्योंकि यह ऑर्डिनेंस है, कानून है। मुशावरत नहीं होगी कायदे इख्तिलाफ़ की तो फिर आपके जो नया चेयरमैन तकर्रुर होगा वो उसकी तकर्री नहीं हो सकती, और क्योंकि ये कानून में वाज़ेह लिखा हुआ है कि आपकी जब चेयरमैन की तकर्री होगी तो आपने जो कायदे ऐवान होगा, जब वज़ीर आज़म होंगे वो, और जो कायदे इख्तिलाफ़ होंगे, अपोजिशन लीडर जो होंगे उनकी मुशावरत होगी। कायदे ऐवान जो होंगे वो नाम देंगे अपोजिशन लीडर को, और अपोजिशन लीडर के मुशावरत के साथ उन नामों का फ़ाइनल किया जाएगा, तब जाके उनमें से जो नाम होगा वो फ़ाइनल करके उसकी तकर्री होगी चेयरमैन नैब के लिए। और अगर हुकूमत चाहती है कि नैब के चेयरमैन की तकर्री की तोसी हो और वो उसकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो, तो वो कौमी असम्बली में बिल पेश करे और ताकि उस बिल में मंजूरी हो। लेकिन ऐसा ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर हुकूमत ये कहे कि चेयरमैन नैब के केसेस हैं कायदे इख्तिलाफ़ के ऊपर और हम कायदे इख्तिलाफ़ से मुशावरत नहीं करेंगे, और कायदे इख्तिलाफ़ से हम मुशावरत नहीं करेंगे, तो इसके अलावा हम अपने तरीके से एक नया चेयरमैन नैब को हम तकर्रर करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर बकौल वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब के वो कहते हैं कि इनके ऊपर केसेस हैं, इस वजह से हम मुशावरत नहीं कर रहे, लेकिन ये तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है कि जो हुकूमत में पार्टी होती है और जो अपोजिशन में पार्टी है उनके दरमियान सियासत चल रही होती है, और जो अपोजिशन में पार्टी होती है उसके ख़िलाफ़ तो केसेस खुल रहे होते हैं, वो नैब के भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं, दीगर जो होते हैं FIA के केसेस भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे केसेस, बहुत सारे इदारों के केसेस हो सकते हैं जो अपोजिशन पार्टी होती हैं उनके ऊपर। जहाँ तक नैब इंक्वायरी की ताल्लुक़ है, तो जहाँ पर यह भी बात मेंशन करना चाहिए कि हुकूमत के जो अरकान हैं, हुकूमत के मेंबरान, उनके ऊपर भी नैब के केसेस खुले हुए हैं। नैब की जो दरख्वास्तें हैं और नैब के जो उनके साथ दो दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ नैब ने जो दरख्वास्त दायर की हैं उनके ऊपर अभी तफ्तीश हो रही है। तो यहाँ पर तो ये भी देखा जा सकता है कि हुकूमत के जो मेंबरान हैं वो भी नैब के केसेस में आ रहे हैं। तो इस तरह मुनासिब यही है कि कायदे इख्तिलाफ़ की मुशावरत के साथ नया जो नैब होगा उसकी तकर्री की जाए, या फिर दूसरा तरीक़ाकार ये है कि कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाए और उसकी मंजूरी कराने के बाद इसी नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया से। इंग्लैंड ने भी धोखा दिया, दौरा पाकिस्तान मनसूख, ECB ने मायूस किया, रमीज़ादा का बयान। मर्द और ख़वातीन की टीमें दौरा नहीं करेंगी, फैसले से पाकिस्तान में क्रिकेट पर असरात के लिए माज़रत ख्वाह हैं, आइंदा साल फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत दौरा पाकिस्तान पर जोर देंगे। आपको बताएं कि इससे पहले पिछले हफ्ते में न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई, और न्यूजीलैंड की टीम तो यहाँ पर आई, आने के बाद जो पहला वनडे था, जिस दिन पहला वनडे होना था उस दिन रावलपिंडी स्टेडियम में कुछ ही उस वनडे से कुछ ही वक्त पहले, कुछ घंटों पहले न्यूजीलैंड की टीम ने सिक्योरिटी खदशात के ऊपर सवाल उठाए और उनके इस कहने पर वो पाकिस्तान से वापस चले गए बगैर खेले। और उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के पाकिस्तानी नौजवानों ने और दुनिया भर के लोगों ने इसकी जो अमल हुआ, न्यूजीलैंड ने जो
ये जो पाकिस्तान के इमेज को के ऊपर सवाल उठाया और कहा कि हम इसको खदशात हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पर इज़हार तशवीश ज़ाहिर किया और इस चीज़ को कंडेम किया कि न्यूजीलैंड का ये अमर जो है ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन द फ्यूचर में हम न्यूजीलैंड को कि किसी भी जो उनकी जो पॉलिसी होंगी, जो उनको क्रिकेट जो होंगे, हम उनको भी इस तरह का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अभी न्यूजीलैंड की बातचीत चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान की न्यूज़ की खबरों के अंदर चल रही थी कि क्या सूरत हाल थी, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर न्यूजीलैंड ने ऐसा इक़दाम किया। और मैच के चंद देर कबल उन्होंने चंद लम्हे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा ख़त्म किया और वापस न्यूजीलैंड रवाना हो गए बग़ैर खेले। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है, उसके ऊपर दुनिया के सामने कई सवालात खड़े हो गए। उसके साथ चंद हफ्तों बाद, एक हफ़्ते के बाद, बल्कि अभी कल की खबर है कि जो इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने भी अपना दौरा मनसूख़ कर दिया। आने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपने दौरा को मनसूख़ कर दिया, चूँकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जो क्रिकेट T20 क्रिकेट सीरीज़ होनी थी 11 से 12 अक्टूबर के दरमियान, 11 से 13 अक्टूबर के दरमियान शुरू होनी थी, वो भी मनसूख़ हो गई। और इंग्लैंड की वीमेन क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान का विज़िट करना था और पाकिस्तान के होम ग्राउंड में क्रिकेट खेलनी थी, वो भी मनसूख़ हो गया। इन सब बातों के ऊपर जो दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनका क्या कहना है? किसी ने तो हमायत की, किसी ने पाकिस्तान के ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं नवंबर उन्हें पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। हम बात करेंगे क्रिस गेल ने ट्वीट की कि मैं एक इज़हार के साथ और इज़हार हमदर्दी का ताल्लुक़ रखते हुए पाकिस्तान के साथ ये ट्वीट की कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और वो कौन मेरे साथ चलेगा, ये उन्होंने ट्वीट की। उसके अलावा दुनिया के क्रिकेटर्स ने, जो मशहूर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सेफ़ करार दिया और सेफ क्रिकेट खेलने के लिए सेफ़ करार देते हुए और जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट टीम को कंडेम किया। कल वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यूजीलैंड को आड़े हाथों लिया, न्यूजीलैंड की हुकूमत को और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को, और ये कहा कि जितनी उन्होंने बड़े एक सख्त जुमले का और बड़ा जो है मज़ाहिया और बड़ा जो क्या कह सकते हैं उसको एक तंज़ मज़ाह वाला जुमला बयान किया। उन्होंने फरमाया कि जितनी हमने इतनी पूरी फ़ौज जो है, अगर पूरी फ़ौज का काउंट किया जाए न्यूजीलैंड में, इतनी फ़ौज उनके पास नहीं है जितनी हमने सिर्फ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए लगाई थी। मतलब कि इतनी पूरी फ़ौज पूरी मुल्क में नहीं है जितनी हमने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को और उनको प्रोटोकॉल के लिए हमने अपनी फ़ौज के नौजवान तैनात किए थे। ये कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का। अब इंग्लैंड का दौरा भी मनसूख हो गया और इंग्लैंड के दौरे के बाद अब जो पाकिस्तान के नए चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके ऊपर भी कई सवालात हैं, खदशात सामने आ रहे हैं, उनको मुश्किलात सामने आ रही हैं और हम देखेंगे कि वो किस तरह इस सिचुएशन में से पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे और इन सवालात का जवाब देंगे। और इंटरनेशनल, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कमेंटेटर भी हैं, और वो पाकिस्तान को किस तरह से इंटरनेशनल फोरम पर लेकर चलेंगे। नाज़रीन, आज के अखबार से आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमर सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।